आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज दूसरा माइक है क्या? दूसरा माइक है क्या? आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला में जो ये ऐतिहासिक दिन है, इसमें उपस्थित तमाम मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मुख्य रूप से मंच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सबकी के समक्ष उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन कौशल प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित गांडी विधायक जी माननीय सरफराज अहमद जी, बरी के माननीय विधायक श्री अकेला यादव जी, सुनील कुमार जी कौशल विभाग के अधिकारी, उपस्थित लेबर कमिश्नर संजीव बेसरा जी, सचिव के रूप में राजेश शर्मा जी, हजारीबाग कमिश्नर सुमन कैथरीन किस्पोटा जी, उपस्थित तेज तर्रार हमारी हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय जी, डीसी चतरा अबू इमरान जी, डीसी कोडरमा मेघा भारद्वाज जी, हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे जी, डीडीसी प्रेरणा दीक्षित जी, डीसी संतोष जी, हजारीबाग के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी, जेएमएम के केंद्रीय सचिव संजू बेदिया जी, और पीछे उपस्थित सभी समाज सेवी, सभी यहाँ पे महापौर और सभी यहाँ पे उपस्थित है, एसी साहब हैं, कई सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के तरफ से तमाम जो तैनात यहाँ पे विधि व्यवस्था देख रहे हैं प्रशासन के तरफ से सभी मेरे भाई बंधु, सभी यहाँ पदाधिकारीगण और मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आप सभी को जोहार करते हैं, आभार करते हैं, और यहाँ पे उपस्थित एक एक व्यक्ति मेरे परिवार है, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से बात शुरू करूं। समस्याएं भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो समस्याएं हल हो चुकी हैं, तो उस पर खुशी भी जताने का मौका मिला है, और ये मंच जहां पे मुझे समस्या रखने का भी मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने महागठबंधन की सरकार को, जो कुछ ही साल में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कभी भी झारखंड अलग होने के बाद या झारखंड बनने के बाद कभी भी ऐसा कोई पहल या ऐसा सोच देखने को पहले कभी नहीं मिला। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि जो हमारी ये गठबंधन की सरकार ने कुछ ही साल में करके दिखाया है, वो पहले कभी भी कोई सरकार ने नहीं किया है। साथियों, संवेदनशीलता तो साफ साफ दिखती है, जब कोई भी सरकार काम करती है तो वो संवेदनशील है कि नहीं है, उनके कार्यों से साफ साफ दिखता है। सबसे पहला चीज तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से सर्वजन पेंशन का योजना को लागू करके झारखंड राज्य के जितने भी वृद्ध, जो बूढ़े हमारे दादा दादी लोग थे, जो हमारे विकलांग भाई बहन थे, जो रेंगते हुए ब्लॉक जाते थे, जो विधवा बहनें थी, जो ब्लॉक से जाके घूम जाती थी, उनको पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन आज वो दिन खत्म हो गया है साथियों। आज हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि सबको पेंशन मिल रहा है, और अगर अभी भी किसी को पेंशन नहीं मिला, अभी भी बाकी है, तो आप ब्लॉक में आप फॉर्म भरिए
और वहाँ पे कोई अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप हम लोगों के पास आइए, क्योंकि पेंशन हर किसी को मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल पेंशन, ये सर्वजन पेंशन आप सभी को के लिए लागू है। साथियों, कई ऐसे कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं जो हम ये मंच में अगर बोलेंगे तो हमको घंटों लग जाएगा। इसलिए कुछ विशेष चीज के लिए हम इस मंच से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है किसी कारण से, लेकिन ये पूरा प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं जहाँ पे भी वो हैं, मैं इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से किसानों को के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, आम लोग, गरीब लोगों के प्रति जो विभिन्न योजनाओं से लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का जो काम सरकार के तरफ से किया गया है, उसके लिए हम तहे दिल से सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथियों, ये बताने की बात नहीं है, आज तो ऐसा दिन है जो हम लोग ऐतिहासिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा दिन कभी नहीं देखा हजारीबाग की जनता ने, जहां पे एक दिन में 12,000 नियुक्तियां हम लोग अपने हाथ से बांटने वाले हैं हजारीबाग के कुछ लोगों को, 12,000 लोगों को। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से सरकार शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है, अभी तक 12 डिग्री कॉलेज बनाए गए और 1 डिग्री कॉलेज मेरे बड़का गांव में भी आया है। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि और भी डिग्री कॉलेज की योजनाएं बनाई जा रही है ताकि शिक्षा पे विशेष मजबूती प्रदान किया जाए। साथ ही ये जो मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जो 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये योजना बनाया गया है कि 500 सीएम स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें 80 स्कूल का इनॉग्रेशन हो गया है, उद्घाटन हो गया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जहां 12,000 सीट है एक स्कूल में, वहां पे 50,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है झारखंड में कि सरकारी स्कूल के प्रति बच्चों का इतना इंटरेस्ट या बच्चों के माता पिता का इतना रुचि है कि उनके बच्चे उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाके पढ़े। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं समझती हूँ और हमारी सरकार ये बात समझती है कि बिना शिक्षा का कोई विकास संभव नहीं है। हम लोग अपने से कोई भी बोली बोल के लड़ नहीं सकते, हमें कागज कलम से भी मजबूत रहना होगा ताकि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके, है कि नहीं। साथ ही जो बच्चियों को सावित्री बाई फुले के तहत जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको सपने देखने के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप सपने देखो, आगे बढ़ो। जिस तरह से युवाओं को और युवतियों को जो रोजगार भत्ता के नाम पे जो आश्वासन दिया गया था, अभी युवाओं को 1,000 और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जा रहा है ताकि वो अपना कुछ अपने आप को मजबूत समझ सके। हमारी सरकार ये सोच रखती है कि अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप अगर एक ड्राइवर है तो आप हमेशा ड्राइवर नहीं रहे। सृजन योजना के तहत काफी सारे युवाओं को लाभान्वित किया गया है, इसलिए ताकि वो मालिक बन सके, ताकि वो हुनर का कदर हो, वो हुनर का रिस्पेक्ट किया जा सके। साथियों, कई सारे ऐसे योजना सरकार के द्वारा निकाले गए हैं जो पहले किसी ने, कोई भी सरकार ने उतने संवेदनशीलता से नहीं सोचा। शिक्षा की बात कर ले तो अब वैसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू किया गया है। और वो किसी भी लेवल पे है, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या कोई भी स्तर पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वो फायदा उठा सकते हैं। और एक योजना जिसका पूरा विदेश में भी नाम लिया जा रहा है, विदेश में भी काफी सराहना हो रहा है जिस योजना का हमारे झारखंड के अंतर, वो मनराग गुमके जयपाल सिंह मुंडा फॉरेन स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो बच्चों को विदेश में पढ़ने का और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो ये योजना है, उससे कई बच्चे जो विदेश जा रहे हैं। और हमें गर्व हो रहा है कि हम ये तुरंत में तो हमें नहीं दिखेगा इसका असर, लेकिन थोड़ा समय में हमें जरूर दिखेगा कि हमारा झारखंड का भविष्य उज्जवल होता दिख रहा है। साथियों, कई ऐसे चीज हैं
जो सरकार चाहती है, जैसे स्वरोजगार की बात अगर हम करें तो महिलाओं के लिए जो दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो योजना और युवाओं के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम किया जा रहा है, सिर्फ मैं स्वरोजगार की बात नहीं कर रही हूं। हमारी सरकार सरकारी नियुक्तियां, सरकारी रोजगार के लिए भी काम कर रही है। जैसे जेएसएससी के तहत जो अभी नियुक्तियां हुई, पंचायत सचिव की नियुक्तियां हुई, एएनएम, जीएनएम, जेई, कई तरह की नियुक्तियां अभी हजारों में हुई है। और टीचर की सबसे बड़ी वैकेंसी जो हम लोग देखे हैं, वो पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। पहली बार हमारे झारखंड में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है साथियों, और 32 साल के बाद कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हमारे झारखंड में हुई है, जो पहले इन सब चीजों में किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं जितना भी बोलूं तो मुझे लगता है कि वो जरूर उतना समय भी चाहिए और बहुत सारे वक्ता भी हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, खुद भी जानकार होना होगा कि क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। सरकार सारी स्कीम आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए बना रही है, झारखंड के बेटर भविष्य के लिए बना रही है। और अगर इसका लाभ आप अनजाने में नहीं ले पाए या फिर आप अनअवेयर रहे, आपको नहीं जानकारी हो, उसके वजह से आप पीछे रह जाए, तो ये आपकी भूल होगी। और मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इन योजनाओं का फायदा उठाएं, क्योंकि लाखों लोग इस योजना तक का फायदा उठा रहे हैं। अभी मुझे बताने में खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत हर वर्ष 50,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ गठबंधन की सरकार को, जिन्होंने मुझे अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम जो मैं करना चाहती थी, बहुत सारी सड़क, बहुत सारे पुल पुलिया, मुझे उसको धरातल पे सैंक्शन करवा के मेरे क्षेत्र को सौगात में दिया गया है। साथ ही मैं कुछ पॉइंट है मेरे, कुछ समस्या है, जिला की समस्या है, मेरे क्षेत्र की समस्या है। मैं माननीय मंत्री, क्योंकि हमारे सत्यानंद भोक्ता जी प्रभारी भी हैं हजारीबाग जिला के, इसलिए हम इनको अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ऐसी समस्या है जो गंभीर समस्या है। और मैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि कैबिनेट में बैठ के इन गंभीर समस्याओं पे चर्चा करके इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द ही निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से, और यहाँ पे सभी अधिकारी भी हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी इसको अपने संज्ञान में लेके इन समस्याओं का हल और समाधान जल्द कराने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहती हूँ कि गोंदलपुरा जो बड़का गांव ब्लॉक में है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे लगातार वहां पे प्रशासन के सहयोग लेके, कुछ प्रशासन के लोग के सहयोग से कंपनी अपना मनमानी तरीके से, अवैध तरीके से वहां पे खनन का कार्य करने का कोशिश कर रही है, जिसमें फर्जी केस मुकदमे भी हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित एसपी हजारीबाग एसपी साहब को भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि गोंदलपुरा के मामले में थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ता जाए, क्योंकि वहां पे कुछ अधिकारी जाके इस बात को दर्शाने का कोशिश किए हैं कि वहाँ बंजर जमीन है। वो देखने वाला बात है कि वहां पे 4 फसला जमीन है और वहां पे किसान रहते हैं, 4 फसला साल भर खेती करते हैं, उसी से कमाते खाते हैं। वो अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं और ग्राम सभा का विरोध हो रहा है लगातार। इसलिए मैं चाहूंगी कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है, इसलिए जनता का सम्मान होना चाहिए। और वहां पे जो सर्वसम्मति से पूरा ग्राम एक मत में जमीन नहीं देना चाह रहा है, तो इसका सम्मान करते हुए वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां के रैयतों को परेशान नहीं किया जाए। कल दूसरी चीज है कि एनटीपीसी पकड़ी बरवाडी में कल जुगरा और आराहरा में बाइजबरन कार्य किया जा रहा था, कुछ खेत को नष्ट कर दिया गया है। उसको भी यहाँ पे उपस्थित अधिकारीगण से मैं अनुरोध करती हूँ कि उसको अपने संज्ञान में ले कि बिना मुआवजा का और बिना विस्थापन का लाभ दिए जबरन किसी को बेघर करना
ये बिल्कुल अमानवीय है और अवैध है, तो अवैध तरीके से काम कंपनी नहीं करे। और साथ में जो 75% रोजगार का जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उसी विभाग के माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी हैं। मैं चाहूंगी कि ये 75% रोजगार को सुनिश्चित करने के क्रम में अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कंपनी वर्षों से मनमानी तरीके से काम करती आई है, तो उनका आदत अभी भी नहीं सुधरा है। हमें लगाम लगाने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म सेट करने होंगे ताकि 75% रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। साथ में बड़कागांव मुख्य चौक में बाईपास के लिए मैंने विधानसभा में भी मामला उठाया है और लगातार वहां जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां पे एक्सीडेंट भी लगातार होता रहता है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से मैं अपने गठबंधन के सरकार को और यहाँ पे उपस्थित माननीय हमारे प्रभारी मंत्री को अवगत कराना चाहती हूँ कि वहाँ पे बाईपास जल्द से जल्द उसको सुनिश्चित कराने में आगे जो समाधान करना है उसका समाधान करे। साथ ही सबसे बड़ी समस्या जिले में और पूरे राज्य में बालू की समस्या है, जिसकी वजह से कोई भी छोटा मोटा योजना हो नहीं पा रहा है, चाहे वो इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, या चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अंबेडकर आवास हो, या छोटा मोटा कोई भी योजना हो, वो योजना बालू के अभाव में वो पड़ा रह रहा है। और अगर गरीब तबके के लोग कहीं से बालू व्यवस्था करके ले जाने के क्रम में जाते भी हैं तो उनको पकड़ के उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस मैटर पे संवेदनशीलता बढ़ता जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा शोषण गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। और मुझे पता है कि इसके समाधान के लिए सरकार रास्ता भी निकालने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन इसको अविलंब हम सबको देखने की जरूरत है। साथ ही मैं सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन करना और 2013 का कानून जो RFCTLARR एक्ट है उसका कानून को सुनिश्चित करना, उसका अनुपालन हर कंपनी करे, इसका आश्वासन हम लोगों को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यही सरकार कर सकती है, क्योंकि और किसी सरकार में वो हिम्मत नहीं है। और मैं पूरा विश्वास और पूरे रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करती हूं कि इस और, क्योंकि विस्थापित लोग की समस्या नहीं है, पूरे झारखंड की समस्या है, ये लाखों लोगों की समस्या है। इसलिए विस्थापन आयोग का गठन जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि पहली बार हमारे झारखंड की सरकार ने जो पहल किया है और इसमें राजनीति नहीं की है, जो ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए 27% लागू करने के लिए जो अपना कदम आगे बढ़ाई और विधेयक को विधानसभा से पास कराने का काम की, उसके विरोध में जो तरह के रणनीति विरोधियों और विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो काफी निंदनीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1932 या खतियानी को परिभाषित करने के और 1932 ओबीसी आरक्षण, इन सब मामलों पर जो पेच फंस गया है, राज्यपाल ने कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी तर्क नहीं दिया है कि उन्होंने क्यों ये विधेयक पास कर वापस लौटा दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन मामलों पे इसका समाधान जरूर आगे निकालेगी, ताकि एक बड़े जनसंख्या को आरक्षण का लाभ मिल सके, ताकि एक बड़े जनसंख्या को उनका अधिकार मिल सके, वो खतियानी के तौर पे परिभाषित हो सके, अपना अधिकार पा सके। साथ ही कई सारी समस्या है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि मैं इन सब बातों को रख दूं, क्योंकि इस तरह का मंच हमें बार बार नहीं मिलता है। मैं आग्रह करना चाहती हूं हमारे प्रभारी मंत्री से कि हमारा पूरा हजारीबाग जिला में कई जगह खनन प्रभावित क्षेत्र पड़ता है और मूलभूत समस्या का समाधान कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है, फिर बिजली भी नहीं दिया जाता है, ना ट्रांसफार्मर दिया जाता है, ना ही कोई मूलभूत सुविधा पानी
जैसे सुविधा भी नहीं दिए जाते हैं। और ऐसे जगह पे अगर स्कूल भी है तो स्कूल को भी उजाड़ दिया जाता है और स्कूल काफी दूर में उसको समायोजित कर दिया जाता है वहां के छात्र को, जिससे कि उन छात्रों को काफी दूर जाने में परेशानी होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगी कि विस्थापितों के लिए जहां पे उनको बसाया गया है वहीं पे एक स्कूल बनाने का कृपा किया जाए। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग सड़क कंपनी को अलग से बनाकर उस पे चलाने का कृपा किया जाए प्रभारी मंत्री जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग करते जो आम सड़क में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और उनको एक वस्तु की तरह उनको 4 लाख 5 लाख मुआवजा देकर उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। इसलिए संवेदनशीलता बरतते हुए जो भी कंपनी ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है उनको अपना अलग सड़क बनाने के लिए बोला जाए और वो अपने सड़क पे ही ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करे। हर घर नल योजना से शिक्षकों का दर्द समझे, वो काफी दूर चले जाते हैं, अपने घर से दूर हो जाते हैं, तो कई तरह की समस्या उनके घर पे होती है, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और मेंटली काफी डिस्टर्ब रहते हैं, जिसके वजह से वो अपना कार्य अच्छे से सुचारू रूप से कर नहीं पाते। इसलिए सरकारी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए। मैं प्रभारी मंत्री जी से खास आग्रह करती हूं कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जाए, जो कि लगातार वो मेरे घर आके और हमसे लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनको वेतनमान दिया जाए और वो काफी परेशान हैं इस मामले को लेकर। मैं और आग्रह करना चाहती हूं कि राज्य के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक अभ्यर्थियों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, जिससे विद्यार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और मैं लिखित में भी ये सारा चीज दूंगी, क्योंकि ये मंच है और मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में और यहाँ पे सभी अधिकारी के संज्ञान में ये बात डालना चाहती हूँ।
और साथ ही मैं चाहती हूं कि इन सारे बिंदु पे विशेष को हल करना अति आवश्यक है। मैं आग्रह करना चाहती हूं कि डीएमएफटी फंड जो आता है जिले में, उसका मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि डीसी मैडम उनका बहुत अच्छे से डीएमएफटी फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, उस पर बहुत विशेष अच्छे से ध्यान दे रही है। पर फिर भी कहीं ना कहीं खनन प्रभावित क्षेत्र कहीं कहीं वंचित है डीएमएफटी फंड से, और विशेष रूप से डीएमएफटी फंड खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए उसको अनिवार्य रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता देते हुए जब तक उसका वहां का समस्या पूरा हल नहीं हो जाता वहां पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए। समस्याएं तो बहुत है साथियों, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहती हूं कि हमारी सरकार गरीब तबकों के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी हमारी सरकार ने बनाया है हजारीबाग जिला में, वो भी मैं मंच के माध्यम से गठबंधन की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पहले से काफी दुरुस्त कर दिया गया है अस्पताल, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ प्रभारी मंत्री जी, सदर अस्पताल अभी भी बहुत ज्यादा उस पर इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। अभी भी कई सारी समस्या सबको फेस करना पड़ रहा है। वहां पे जिस तरह का सिस्टम है, लोगों को जाके बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सदर अस्पताल को और यहाँ पे उपस्थित डीसी मैडम से भी मैं कहना चाहती हूँ कि सदर अस्पताल को दुरुस्त करने में हम सब आपके साथ हैं और इसके ओर हम लोग सबको कदम उठाना है। और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथी, आप लोग सब अपने समय और ये जो आपका अनमोल समय है और जो ये अवसर मिला है आपको आगे बढ़ने का, इस अवसर का भरपूर फायदा उठाए, जज्बा और जुनून के साथ आगे बढ़े। आपकी अम्बा आपकी बहन के तौर पे है, विधायक के तौर पे नहीं है। हम हजारीबाग की ही बेटी है और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आपको कभी भी कहीं भी कमजोर महसूस करने का जरूरत नहीं है, और कभी भी ऐसा लगे कि आपको कहीं भी कुछ कमी पड़ रहा है तो आप हमसे मिले। हमारे सभी विधायक साथी यहाँ पे हैं, सभी लोग समाज के प्रति अपना त्याग और संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए आप जब भी जरूरत पड़े वहां पे जाए। और मैं एक और लास्ट में कहना चाहूंगी डीसी मैडम से, हार्ट दिल से कहना चाहती हूँ आपसे कि बहुत लंबा भाषण हो गया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, होम गार्ड अभ्यर्थी बहुत परेशान है। 2 साल से कई तरह के आंदोलन और संघर्ष कर करके थक गए हैं, पर आपके तरफ एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहे हैं। एसपी साहब, आप भी इस पे सहयोग करें और होम गार्ड के रिजल्ट्स को निकालें, क्योंकि पूर्व में कुछ प्रशासन के लोग से ही गलती हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि इस पे आप पहल करके और उन बच्चों का भविष्य उज्जवल करें जो दौड़ के अपने मेहनत से सही अंक लाए हैं, और कुछ त्रुटि है जो अननोन है, जो किसी को नहीं पता है, जिसके वजह से रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे जिले में इस तरह का हुआ था, लेकिन रिजल्ट वापस आ गया। चतरा में आप सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री जी से पूछ लीजिए, वहां पे भी रिजल्ट आ गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इसको अपनी छोटी बहन का रिक्वेस्ट समझ के, और क्योंकि ये पूरे जिला का बात है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस पे अपना कदम आगे बढ़ाएं और सभी बच्चों की तरफ देखें, उनका उज्जवल भविष्य को शुभकामना दें, और मेरे तरफ क्या होगा वो मैं उनके संज्ञान में डाल दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।